आपका वो पैसा अगर खर्चा हो गया तो आप उसको बचा भी नहीं पाए, उससे आपका ग्रोथ भी नहीं हुआ। तो इसलिए अच्छा ये रहता है कि आप अगर एक एसआईपी आप चला रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक बोरिंग तरीके से उसको इन्वेस्ट करें। और एक्साइटमेंट में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो ही जाएगी। तो आपको एक किकर चाहिए होता है, आपको एक थोड़ा सा एक जंप चाहिए होगा। तो वो जंप के लिए आपके पास एक मिड कैप का एक्सपोजर रहता है। तो लार्ज एंड मिड कैप का वो जो एक कॉम्बिनेशन है, वो एक स्टेबिलिटी और एक हाई ग्रोथ का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। तो उसमें आपके एक स्टेबल बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे, आपके एक मैच्योर बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ आपको एक मिड कैप में कंपनीज में आपको एक हाई ग्रोथ वाले बिजनेसेस मिल जाएंगे। ये एक वैल्यू स्टाइल जो इन्वेस्टिंग का है वो काफी अच्छा रहता है। आप अगर वॉरेन बुफे की बात करें तो उन्होंने जब से उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है वो हमेशा से वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में ही कहते रहे हैं। और उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल भी अगर आप देखें तो जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, वो बोरिंग है। निफ्टी कभी 6,000 भी था, कभी 10,000 भी था, कभी 15,000, कभी 18,000, और आज 22,000 भी है। तो अगर मैं यही सोचता कि 15,000 हो गया है, वो टॉप बन चुका है, मुझे यहाँ से पैसे निकाल लेने चाहिए, तो मैं कभी 22,000 तक पहुंच ही नहीं पाता। मेरे हिसाब से जो एक मिस्टेक हुआ मेरे से पास्ट में, वो ये हुआ था कि मैंने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एडवाइजर नहीं लिया था। तो वो एक छोटा सा मिस्टेक था जो कि अभी मैंने उसको सही कर लिया है। लेकिन एक नए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आप एक एडवाइजर रखें जो कि आपको गाइड कर पाए। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, मिस्टर आशीष मेहरोत्रा। ही इज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट HSBC Mutual Fund. He has an experience of nearly 14 years in the Indian equity market. Previously, Mr. Ashish was with Securities and Exchange Board of India (SEBI), where he worked in mutual funds, PMS, and AIF departments. Mr. Ashish started his career as a research analyst on the sell side before joining SEBI. Mr. Ashish Mehrotra has an MBA degree in banking and finance. Hello everyone and welcome back once again to Mutual Funds की बात। तो आज हमारे साथ we have very interesting speaker. He's Mr. Ashish Mehrotra, who is the senior vice president for product development at HSBC Mutual Fund. Hello Ashish and welcome to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. हाय नम्रता, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करके। Sure. Thank you. So Ashish, आज हमने आपके लिए बहुत सारे questions line up किए हैं, so I think let's jump right in. So सबसे पहले I think हम सबको ये लगता है कि macroeconomic parameters एक बहुत important role play करते हैं, and understanding हमारे आसपास क्या हो रहा है has a very substantial bearing on the economy, on the stock market. तो अगर हम क्रिसिल की एक रिपोर्ट देखें जिसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी जो है इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू अबाउट 6.4% ग्रोथ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑफ कोर्स ये बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो आपके ओपिनियन में कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट वी आर लुकिंग एट? ओके, थैंक यू नम्रता ये क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो ये बजट के आने के बाद से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है लोगों के दिमाग में कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या होगी, सरकार कहीं बहुत ज़्यादा घाटे में तो नहीं चल रही है, कहीं वो इतना ज़्यादा खर्चा लास्ट ईयर जो उन्होंने किया उस तरीके से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सभी निवेशकों के जहन में आते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि बजट में या फिर उसके पहले जो भी इकोनॉमिक रिव्यू या रिपोर्ट्स आए हैं, इनफैक्ट आज ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का भी डिसीजन आया है, उसमें भी आरबीआई जो है फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट के 25 के उन्होंने फोरकास्ट दिए हैं। तो वहां पर अगर आप देखें तो उनके फोरकास्ट प्लस हमारे प्रीवियस जो भी हमने ग्रोथ किया है जीडीपी में, वो करीब करीब 7% के आसपास है। तो क्रिसिल जैसे एक प्राइवेट एजेंसी है, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो हमारे रीजनल में हो रहे हैं, रेड सी में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उनको भी अकाउंट फॉर किया होगा। लेकिन हम लोग एक तरफ दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट की भी बात करें तो गवर्नमेंट ने जो अपने फोरकास्ट दिए हैं, आरबीआई ने जो अपने फोरकास्ट दिए हैं, उसमें उन्होंने 7% ग्रोथ की बात कही है। तो ये जैसे बहुत ही अच्छा ग्रोथ है अगर हम लोग देखें तो।
और लास्ट कुछ सालों में 2-3 सालों में कोविड के बाद से इंडिया ने इस तरीके का ही ग्रोथ देखा है। और अगर जैसे हम लोग बात करें कि बजट में गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है, तो उन्होंने काफी सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं जो कि अपना इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत अच्छे रहेंगे। तो मैं जैसे अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो उन्होंने ये बोला है कि रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, आपके डिफेंस सेक्टर के लिए, आपके पावर सेक्टर के लिए उन्होंने काफी सारे एक्सपेंडिचर करने की बात कही है, खर्चा करने की बात कही है। तो उसमें आप, और इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे आवास योजना के तहत, अगर आप देखें प्रधानमंत्री की एक आवास योजना है, उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि रूरल हाउसिंग के लिए, इनफैक्ट अर्बन कस्टमर्स के लिए भी उन्होंने ये बोला है कि वो लोग अपने खुद के घर बनाएंगे तो सरकार उनको लो इंटरेस्ट पे लोन वगैरह देगी। तो ये बहुत ही अच्छे डिसीजंस हैं। तो अगर हम लोग इन डिसीजंस को ध्यान में रखें तो हमें ये समझ में आता है कि आपके जो सेक्टर्स हैं, जैसा कि आपने पूछा कि कौन से बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो आपका रोड का एक सेक्टर है, आपके रेलवेज के एक सेक्टर है। अब आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन आपके जो रेगुलर नॉर्मल ट्रेन हैं उससे बेटर बोगीज होती हैं वहां पर, उससे ज्यादा अच्छी सुविधाएं होती है वहां पर। तो वो सारी सुविधाएं देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग बहुत सारी बोगीज जो हैं अब वंदे भारत के पैरेलल में या उसके बराबर में लेकर के आएंगे। तो इससे आम नागरिकों को काफी अच्छी सुविधा मिलेगी। तो अगर हम लोग ये वाले सेक्टर्स पे फोकस करें तो मुझे लगता है कि ये वाले सेक्टर्स आपको फ्यूचर में काफी ग्रोथ दे सकते हैं। तो आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक हो गया रोड का सेक्टर, हो गया आपका रेलवेज का सेक्टर, हो गया डिफेंस का सेक्टर, हो गया आपके पावर का सेक्टर, हो गया। तो आपके ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो काफी हद तक निवेशकों को अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसमें काफी स्पेंडिंग कर रही है। ओके, ओके, वंडरफुल। यू नो, बिकॉज आई थिंक अगर हम ये समझ पाए कि कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे तो इट विल इवेंचुअली हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एज वेल। तो इसीलिए हम ये ट्राई करते हैं ये जानने के लिए कि सेक्टरल व्यू क्या रहेगा, यू नो, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। सो अभी आशीष हम थोड़ा एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, एंड आई थिंक we end up asking this question to most of our speakers. Small caps, mid caps have been the talk of the town recently. Of course, हम सबको पता है कि small caps ने, mid caps ने बहुत अच्छी performance दी है। तो ये बताइए कि इसका reason क्या है, you know, for such a massive success? ऐसा क्यों है कि small cap funds या mid cap funds ने जो है बहुत अच्छा performance दिया है? And I think it is also confusing for investors, right? क्योंकि अब as an investor मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उसमें मैं अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करूं जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं या जब मार्केट्स बुलिश होती हैं। सो व्हाट शुड बी माय व्यू, यू नो, जब मैं स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ? तो नम्रता जी, इसमें देखिए आप, एक बहुत ही छोटी सी बात मैं कहूंगा, बोरिंग इज एक्साइटिंग। तो अगर इसको आप अगर जनरल तरीके से देखें तो आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बोरिंग ही एक्साइटिंग कैसे हो। तो बोरिंग ही एक्साइटिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखें तो आपके जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बहुत ही बोरिंग है। अब वो बोरिंग क्यों होते हैं? क्योंकि मैं आज की डेट में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डाल करके छोड़ देता हूं और वो हर महीने मेरे अकाउंट से वो कटते रहता है पैसा। तो अब क्या हो रहा है कि वो एक बोरिंग तरीका हो गया है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है वहां पर कि मैं मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देख रहा हूँ, इकोनॉमी में कैसा चल रहा है। मुझे आज की डेट में हो सकता है फर्क नहीं पड़े, कल फर्क पड़े, परसों फिर से फर्क नहीं पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो ये मेरे हिसाब से एक्साइटिंग चीजें हैं, लेकिन आप एक बोरिंग चीज भी साथ में कर रहे हैं जो कि आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आप अगर देखिए कि लास्ट 1 साल में करीब करीब आज की डेट में अगर मैं वो नंबर आपको बताऊं तो करीब 17,600 करोड़ के आसपास हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में आ रहा है वो पैसा, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। तो उससे क्या हो गया है कि हमारी जो डिपेंडेंसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनी पे है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही इतना सशक्त हो गए, जागरूक हो गए हैं कि वो इसी बोरिंग चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यही चीजें देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप में भी एक तरीके से यही हो रहा है। 2022 में अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल एंड मिड कैप ने उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए थे। तो इन्वेस्टमेंट के वर्ड में एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं मीन की तरफ जाना, एवरेज की तरफ जाना।
तो कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी आप नीचे जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ओवर लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल में आप अगर देखेंगे तो वो ऊपर वाला एवरेज की तरफ बढ़ता है, नीचे वाला भी एवरेज की तरफ बढ़ता है। तो 2022 में हम लोगों ने देखा कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो फिर वो वापस से 2023 में काफी अच्छे चलने लगे। इसके पीछे काफी और कारण भी हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट के अलावा भी, जिसमें आप देखें तो जो भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उनके काफी अच्छे हो गए हैं। उनमें लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है क्योंकि काफी कंपनीज अच्छे डिस्क्लोजर्स भी दे रहे हैं। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज में प्रोमोटर का प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं तो डिस्क्लोजर अच्छे नहीं होते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि अब आज की डेट में हमें काफी सारी चीजें पॉजिटिव मिलने लगी हैं वहां पर। तो इसके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप अगर आप देखें तो 2023 में काफी तेजी से बढ़े हैं। और इसी सेंस में अगर आप देखें तो उनका जो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा हाई हो गया है और लोगों का उन पे भरोसा होने लगा है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप बोथ फंड्स पे। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप जो है काफी ज्यादा हो चुका है। वॉलेटिलिटी तो चलिए देखिए क्या है कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी का भी पार्ट है, वो आपके मार्केट्स का भी पार्ट है, तो वो आते ही रहता है, कभी आप ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना होगा कि आपके गोल्स कैसे हैं और आप उसी हिसाब से वो पैसा इन फंड्स में डालें तो अच्छा रहेगा। ओके, बट सो यू सेइंग कि अगर एसआईपी के थ्रू ही करें तो बेटर है, टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है इन दिस कैटेगरी, बिकॉज मान लीजिए अभी मार्केट्स वॉलेटाइल जी हैं, कल बिल्कुल। बुलिश हो जाती हैं, तो फिर एज एन इन्वेस्टर मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कि चाहे मार्केट जैसा भी करे बस आई शुड कंटिन्यू माई एसआईपीज, और देयर कुड बी टाइम्स वेयर आई कुड मेक यूज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड टाइम माई इन्वेस्टमेंट्स? व्हाट डू यू थिंक? देखिए यही एक इन्वेस्टर निवेशक जो है बहुत बड़ी गलती करता है। वो क्या सोचता है कि मैं थोड़ा पैसा अपने अकाउंट में रख लूं और जब मार्केट गिरे तब मैं वो पैसा लगा दूं। हाँ, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि वो आपको कभी महीने 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में वो मौका ही नहीं मिला और आपने जो पैसे वो बचा के रखने चाहिए थे वो आपने कहीं और खर्चा कर दिए। हाँ, तो क्या होता है कि आपका वो पैसा अगर खर्चा हो गया तो आप उसको बचा भी नहीं पाए, उससे आपका ग्रोथ भी नहीं हुआ। तो इसलिए अच्छा ये रहता है कि आप अगर एक एसआईपी आप चला रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक बोरिंग तरीके से उसको इन्वेस्ट करें। और एक्साइटमेंट में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो ही जाएगी। तो इसलिए टाइमिंग तो ना ही करी जाए, वो बेटर रहता है। okay. और इनफैक्ट इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं ये भी कहूंगा कि खाली अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखें तो स्मॉल कैप छोटी कंपनियां या मंझली कंपनियां जो जो हम लोग मिड कैप्स कह रहे हैं, उनके अलावा हमें लार्ज कैप्स में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्बिनेशन में एक फंड है, मल्टी कैप फंड बोलते हैं जिसको, जो तीनों कंपनियों में एक्सपोजर लेता है, तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। HSBC म्यूचुअल फंड के पास में भी एक HSBC मल्टी कैप फंड है। एंड मुझे तो काफी खुशी हो रही है आपको ये भी बताते हुए कि हम लोगों के उस फंड ने रिसेंटली 1 साल कंप्लीट किया है और बेंचमार्क को बीट करते हुए रिटर्न्स वगैरह दिए हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं ऐसे मल्टी कैप फंड्स में जिसमें आपके तीनों स्ट्रेटेजीज, तीनों कंपनीज जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक रेगुलर आपका एक पोर्टफोलियो का पार्ट हो तो अच्छा रहेगा। वंडरफुल, ओके। सो क्योंकि अभी हम HSBC के फंड्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, लेट मी आस्क यू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी हर AMC की अलग होती है एंड एवरी AMC हैज इट्स ओन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तो आप हमें ये बताइए, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी, HSBC का जो स्मॉल कैप फंड है उसके लिए आप स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं? And I think one thing which is again very important is the exit strategy, right? हम सबको पता है कि exit strategy भी सही होनी चाहिए। तो ऐसे क्या कोई रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपको सिग्नल करते हैं कि अभी इस कंपनी से, स्मॉल कैप कंपनी से एग्जिट करना चाहिए इन योर पोर्टफोलियो, द स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है नम्रता जी। अक्सर क्या होता है कि निवेशकों को स्मॉल कैप फंड पता तो होता है कि छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन कैसे उसका फंड मैनेजर कितनी मेहनत कर रहा है और कितने मैं अगर ऐसे कहूं कि पापड़ बेलने पड़ रहे हैं उसको उन कंपनियों की जांच पड़ताल करने के लिए, वो बहुत ही बड़ी बात है जो कि आम निवेशकों के सामने नहीं आती है। तो जैसे हमारे HSBC स्मॉल कैप फंड में जो हमारे फंड मैनेजर हैं
वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक अच्छा प्रोमोटर होना चाहिए, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि छोटी कंपनियों के जो डिस्क्लोजर वगैरह हैं, जो मार्केट में न्यूज़ आती है, वो सिर्फ र्यूमर के थ्रू आ जाती है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब अगर वो र्यूमर के थ्रू न्यूज़ आ रही है तो उसको वेरीफाई करना, वो छोटे इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो एक बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से फंड मैनेजर फिर सामने आते हैं, फंड मैनेजर उन कंपनियों से बात करते हैं। हमारे यहाँ पर कैसा होता है कि एक कंपनी को परखने के लिए उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनका वैल्यूएशन कैसा है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उनका मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं। छोटी कंपनियों में आपको ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका मैनेजमेंट, प्रोमोटर, आपका जो गवर्नेंस है, वो चीजें सही होनी चाहिए और वो चीजों के लिए आपको पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि आपका इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिस जिस उसका ग्रोथ कैसा है, क्या वो कभी ग्रोथ अच्छा चलेगा तो ही वो कंपनी जो है कहीं बढ़ पाएगी। तो क्योंकि छोटी कंपनियां जो हैं वो उनमें कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, तो इसी सब चीजों में फंड मैनेजर जो है वो बीच में आते हैं ये काम करने के लिए। अब जहां तक बात है HSBC स्मॉल कैप फंड की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो स्टॉक, जो रिसर्च होती है, उसका एक कवरेज होता है। काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस में भी ये होता है, कवरेज वो लोग करते हैं। कवरेज को ऐसा होता है, मतलब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म अगर लग रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कवरेज मतलब रिसर्च होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं, निफ्टी 500 में 500 कंपनीज हैं, तो वो कंपनीज में कितनी कंपनीज हैं जो HSBC म्यूचुअल फंड रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो में, अपने फंड में खरीद रहा है। तो आप देखें तो हम लोग करीब करीब 75% जो निफ्टी 500 की कंपनीज हैं, उसमें हम लोगों का खुद का एक रिसर्च कवरेज है, जो कि एक काफी बड़ी बात है, जो कि हम लोगों को ये क्षमता देता है ये करने के लिए कि हम लोग उन कंपनीज को रिसर्च करें, उनसे बातचीत करें, उनसे मिले जा करके, और उनको समझे कि वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका आउटलुक कैसा होगा। तो हम लोग ये बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पर उस बात को ध्यान दिया जाता है। और हमारी एक डेडिकेटेड रिसर्च की टीम भी है। 8 लोग की रिसर्च की टीम है हमारे पास में आज की डेट में, जो कि ये काफी सारा काम कर रही है। एंड आप ये देखें तो उसी का ही नतीजा है कि HSBC स्मॉल कैप ने फंड ने लास्ट 3 साल के अगर हम रिटर्न्स देखें तो बेंच परफॉर्म को काफी अच्छे से बीट किया है। तो ये इन्हीं सब मेहनत का ही नतीजा है, यही सब जांच पड़ताल का नतीजा है जिसमें इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न मिल रहा है। अब अगर हम बात करें आपके रेड फ्लैग्स की, सिग्नल्स की, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए आपने देखा है कि कोई नेगेटिव न्यूज आया है, कोई मार्केट में ऐसा कुछ नकारात्मक चीजें फैल रही हैं, तो वो आपको जाकर के एक बार जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, जो कि हमारे फंड मैनेजर उन कंपनी से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके प्रोमोटर से बातचीत करते हैं कि क्या ऐसा सच में हो रहा है, क्या र्यूमर्स हैं ये। तो वो एक थोड़ी सी चीजें होती हैं। उसके अलावा हमारे वैल्यूएशंस जो हैं वो तो कहीं ना कहीं फैक्टर करते ही करते हैं, क्योंकि बिना वैल्यूएशंस के तो मार्केट चलता ही नहीं है आज की डेट में। सब लोगों को वैल्यूएशंस देखने होते हैं। तो वो एक पैरामीटर है जो कि हम इवैल्यूएट करते हैं कोई भी कंपनी एग्जिट करने के पहले। ओके, ऑलराइट, श्योर, वंडरफुल। सो आशीष, अभी आपने थोड़े टाइम पहले बोला कि सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं, मिड कैप में, लार्ज कैप में भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आप हमें ये बताइए कि जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जो बस अभी अपना म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू कर रहे हैं, शुड दे इन्वेस्ट इन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स? आपको क्या लगता है? देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एक ऐसा कैटेगरी है जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए काफी सूटेबल कैटेगरी है। ओके, क्योंकि आप अगर उसमें देखें कि लार्ज कैप फंड जो है आपका, वो लार्ज कैप जो एक्सपोजर रहेगा उसमें आपका 35% मिनिमम, वो आपका एक्सपोजर जो है वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है लार्ज कैप कंपनीज। क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज काफी मेच्योर बिजनेस हैं, काफी स्टेबल बिजनेस हैं, तो आपको एक स्टेबिलिटी और एक मेच्योरिटी आती है कि वो कंपनीज आपके एक रिलायबल कंपनीज हैं। वहीं उनमें उतना बढ़ाव नहीं भी आप देख सकते हैं, उतना ग्रोथ नहीं भी देख सकते हैं स्टॉक प्राइसेस में। तो आपको एक किकर चाहिए होता है, आपको एक थोड़ा सा एक जंप चाहिए होगा, तो वो जंप के लिए आपके पास एक मिड कैप का एक्सपोजर रहता है। तो लार्ज एंड मिड कैप का वो जो एक कॉम्बिनेशन है, वो एक स्टेबिलिटी और एक हाई ग्रोथ का एक कॉम्बिनेशन रहेगा,
तो उसमें आपके एक स्टेबल बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे, आपके एक मैच्योर बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ आपको एक मिड कैप में कंपनीज में आपको एक हाई ग्रोथ वाले बिजनेसेस मिल जाएंगे। Sure. तो जिसमें आप आजकल देखें तो काफी नई कंपनीज भी आ रही हैं, हम लोग काफी नए ई कॉमर्स फर्म्स वगैरह भी आ रहे हैं मिड कैप स्पेस में, तो आपके वो भी एक एक्सपोजर मिल जाते हैं जो कि लार्ज कैप स्पेस में आपको मिलता नहीं है। तो अगर किसी इन्वेस्टर को पहली बार, किसी निवेशक को पहली बार वो एक एक फ्लेवर चाहिए, एक स्वाद चाहिए कि इक्विटी मार्केट्स में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों एक साथ मिले हमें, तो उसके लिए वो डेफिनेटली लार्ज एंड मिड कैप फंड्स देख सकते हैं। तो आपका इन फंड्स में वॉलेटिलिटी भी आपका उतना हाई नहीं रहेगा, उतना रिस्क भी नहीं रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलता है। Okay. Also, can you help us understand कि एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में जा सकता है, एंड व्हाट शुड बी द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लार्ज एंड मिड कैप फंड आप लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखिए, लेकिन आप साथ साथ में ये भी देखिए कि आपके पास क्या दूसरे एसेट्स हैं कि नहीं है। Sure. तो अगर आप सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप फंड पे फोकस करेंगे, आप दूसरे एसेट्स नहीं लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल कैप कम लिया, या फिर आपने गोल्ड नहीं लिया या सिल्वर नहीं लिया, तो वो चीजें भी आप एक निवेशक को याद रखनी चाहिए कि वो अपने पोर्टफोलियो में उसको रखे। तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो लार्ज एंड मिड कैप का एक जो टोटल एक्सपोजर है वो करीब करीब 45-50% एक रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको दोनों लार्ज और मिड कैप का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है। उसके अलावा आप एक थोड़ा सा स्मॉल कैप पोर्शन भी रखें और एक गोल्ड और सिल्वर का भी पोर्शन रखें, ताकि आपको एक टोटली आपको एक सारे एसेट क्लासेस में एक्सपोजर मिल जाए। तो एक बैलेंस्ड एक अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम लोग सारी ही चीजें इक्विटी में डालते रहेंगे तो हाई रिस्क हमेशा रहेगा। हम लोग कोई स्टेबल एसेट्स जैसी गोल्ड वगैरह में, उसमें फिर हम अगर नहीं डालेंगे तो हमें फिर वो वॉलेटिलिटी कम, रिस्क कम जो है वो नहीं हम अपने पूरे पोर्टफोलियो में कर पाएंगे। Okay. और इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए? लाइक फॉर हाउ मेनी इयर्स शुड आई इन्वेस्ट इन अ लार्ज एंड मिड कैप फंड? देखिए, करीब करीब 3 से 5 साल का होल्डिंग पीरियड तो आपका होना ही चाहिए। किसी भी इक्विटी फंड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास, इक्विटी एक जो उसका एक बाय नेचर उसका एक रिस्क रहता है। तो अगर आप वो रिस्क उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप वो, अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, तो आप एक वो रिस्क उठाना चाहते हैं। तो अगर आप वो रिस्क उठाना चाह रहे हैं तो आप करीब करीब 3 से 5 साल के लिए रहें। अब अगर आप उतना टाइम पीरियड नहीं रहते हैं तो फिर आपको क्या है कि आपको जल्दी रहेगी कि अरे मुझे अभी तो रिटर्न मिल गया तो मैं अभी निकल जाता हूँ, लेकिन आपने एक ज्यादा रिस्क भी उठाया उस छोटे से एक एक्स्ट्रा रिटर्न को कमाने के लिए। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप 3 से 5 साल तक के लिए उसमें रखें और उसके बाद ही फिर कहीं अपने गोल के हिसाब से उसमें से निकलने की सोचें। Okay. So Ashish, since you're on the product development side, let me ask you this question. मान लीजिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसका काफी ज्यादा एलोकेशन ऐसी कंपनीज की तरफ है जिन्होंने जो शायद अभी उतना अच्छा नहीं कर रही हैं। सो एज एन एएमसी, एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी, क्या आप उन कंपनीज को होल्ड करके रखते हैं? क्या आप वेट कर रहे हैं कि यू आर होपिंग फॉर अ टर्न अराउंड, या फिर आप उनको एग्जिट करते हैं एट लॉसेस? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें अभी देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक 3 से 5 साल का टाइम पीरियड वेट करना चाहिए एक फंड के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए। तो आप ऐसा जानिए कि अगर मेरा फंड मैनेजर जो है वो अगर किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, किसी ऐसी कंपनी में निवेश करता है जिसमें उसको 1 साल के बाद अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, तो ये भी हो सकता है कि उस समय वो मार्केट के ऐसे कंडीशंस हों जिनकी वजह से वो उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। तो आप इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। कोविड जब हुआ था तो कोविड के ठीक 1 साल पहले की आप बात मान लीजिए। तो अगर मैंने उस समय कोविड के ठीक 1 साल पहले कुछ कंपनी सेलेक्ट करी होती और मैंने उसमें इन्वेस्ट किया होता, और मुझे कोविड के टाइम पर मार्च, अप्रैल, मई, जून में जब उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते तो वो तो बहुत ही खराब थे। तो अब क्या होता कि फिर मुझे लगता है कि अरे ये तो रिजल्ट्स काफी खराब आए हैं, तो मैं क्या निकल जाऊं इन कंपनीज से। तो आप देखिए कि ये क्या हो रहा है कि मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वहां पर प्ले कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स दोनों को ही देखते हुए आपको ये हमारे फंड मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो उन कंपनीज में टिके रहेंगे कि नहीं टिके रहेंगे।
अब ये हो सकता है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स था, कभी कभी इंटरनल फैक्टर्स की भी बात होती है, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स में बहुत ही बड़ा जैसे ये फैक्टर है कि आपका फॉर ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके प्रोमोटर्स अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, आपका वैल्यूएशन हाई है। तो आपके अगर मान लीजिए बिजनेस में ही ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है, आपको लग रहा है कि अगले 3-5 साल तक कंपनी का बिजनेस ही ग्रोथ नहीं होगा, तो इट मेक सेंस कि आप फिर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि वो बिजनेस आज की डेट में एक एक उसका एक वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है उस बिजनेस का, हो सकता है आज से 2 साल 3 साल में मार्केट को उस बिजनेस का वैल्यू रियलाइज हो, तो हमारा फंड मैनेजर जो है उस कंपनी को होल्ड करते हैं ताकि उसमें एक टर्न अराउंड दिखे। तो ये टर्न अराउंड का जो शब्द आपने यूज किया है वो एक घुमाव है, वो एक यू टर्न है कि कंपनी जो है एक कहीं ना कहीं सामने वाले को या निवेशक को लग रहा है कि वो कंपनी जो है कहीं नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन कहीं रास्ते में एक यू टर्न आता है और वो आप उस यू टर्न को पकड़ के वापस से ऊपर चढ़ना चालू कर देते हैं। तो वो एक क्या होता है, उससे आपको एक 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 पर्सपेक्टिव मिलता है कि हाँ मेरा बिजनेस अच्छा है तो मुझे उन कंपनीज में रहना चाहिए, ये कंपनीज टर्न अराउंड हो सकती हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स को भी हमें देखना पड़ेगा along with external factors कि हम लोग उन कंपनीज में टिके रहें या फिर उनको छोड़ दें। So I think fund manager conviction is very important. अगर fund manager को conviction है उस company पे, तो it is okay, you can hold on to that particular stock. Yeah. जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं पर ही आपके प्रोसेसेस जो आपने होल्ड किए हुए हैं, आपने प्रोसेसेस जो आपने देखे हैं वो आपके बहुत काम आते हैं, क्योंकि आपका एक सेट प्रोसेस होता है कि अगर मुझे ये चीजें इवैल्यूएट करनी है ABCDEF, तो वो एक प्रोसेस आपका एक बहुत काम आता है। So Ashish, coming to my next question, there you're largely two styles of investing. एक growth style of investing होता है, एक value style of investing होता है. And as an investor, मैं या तो growth style या value style investor हो सकती हूँ, या maybe I could invest in funds which are following both the strategies. तो आपके ओपिनियन में जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, इज इट अ गुड आइडिया जब स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, राइट? एंड ऑल्सो जब हम वैल्यू फंड्स की बात करते हैं, तो अगर हमें बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स चाहिए तो हमें कितने टाइम तक वैल्यू फंड्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए? तो नम्रता जी, यहाँ पर अगर आप देखें, वॉरेन बुफे बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग तो उनका एकदम बहुत ही इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी उनकी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की रही है। और उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो वो एक कोट जो है हमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग वैल्यू कंपनीज को कैसे देखते हैं कि वैल्यू कंपनीज जो हैं वो चीप कंपनीज हैं, जिनका वैल्यूएशन कम है, जिनका पी स्टॉक प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो कम होता है। वो कंपनीज जो हैं हाई डिविडेंड देती हैं, हम उन कंपनीज की बात करते हैं। अब इन मामले में अगर आप बढ़ते हुए मार्केट्स को देखें या फिर गिरते हुए मार्केट्स को भी देखें, तो वैल्यू कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो हमें किसी भी मार्केट में सस्ते वैल्यूएशंस पे मिलनी चाहिए। हमें उनका बिजनेस जो है देखना चाहिए कि वो उनका बिजनेस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और क्या वो हमें सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। वहीं ग्रोथ कंपनीज को देखेंगे तो ग्रोथ कंपनीज जो है वो हाई ग्रोथ और उनका हाई वैल्यूएशंस हमेशा रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज के उदाहरण हैं, और वैल्यू में भी बहुत सारी कंपनियों के उदाहरण हैं। और यहाँ पर यही बात होती है कि आपको एक वैल्यू जो है आपका एक प्रोसेस है, आपकी एक फिलॉसफी है। तो आप चाहे उसको चढ़ते हुए मार्केट में देखें या गिरते हुए मार्केट में देखें, दोनों ही केसेस में आपका वैल्यू जो है वो रिकॉग्निशन होगा ही होगा। अगर वो मार्केट मैंने कोई कंपनी सस्ते में खरीदी है, मुझे लग रहा है कि उसका बिजनेस जो है अभी तक मार्केट ने रियलाइज नहीं किया है, उसका ग्रोथ रियलाइज नहीं किया है, तो मैं वो वैल्यू कंपनी को होल्ड करके बैठूंगा और मैं करीब करीब 5 साल के आसपास 7 साल के आसपास उस वैल्यू कंपनी को होल्ड करूंगा, ताकि मार्केट जो है उसका ग्रोथ रियलाइज करे और उसको एक रिवॉर्ड दे जिससे उसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये एक वैल्यू स्टाइल जो इन्वेस्टिंग का है वो काफी अच्छा रहता है। आप अगर वॉरेन बुफे की बात करें तो उन्होंने जब से उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है वो हमेशा से वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में ही कहते रहे हैं। और उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल भी अगर आप देखें तो जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, वो बोरिंग है। वो एक कंपनी खरीद के बैठ जाते हैं और फिर बस उसका इंतजार करते हैं कि उसकी वैल्यू मार्केट रिकॉग्नाइज करे और वो कंपनी का भाव बढ़े मार्केट में, और फिर उसके बाद जब वो वैल्यूएशन उनको मिल जाता है तो वो वहां से एग्जिट कर जाते हैं। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी हम लोग
हमारे यहाँ पर भी HSBC के पास में भी एक वैल्यू फंड है। वो वैल्यू फंड अगर आप देखें तो लास्ट 1 साल में हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसमें, बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स दिए हैं हमने उसमें। इनफैक्ट अल्फा जिसको हम लोग फंड का रिटर्न माइनस बेंचमार्क का रिटर्न बोलते हैं, वो भी काफी अच्छा नंबर है। तो वो वैल्यू देखिए इसीलिए आया है क्योंकि कुछ निवेशक हैं, हमारे फंड मैनेजर हैं, वो उन स्टॉक्स में उनको खरीद करके बैठे हुए थे शांति से, बोरिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उसका उन्हें रिटर्न काफी अच्छा मिला। तो वो सब्र जो है वो एक आपको रखना पड़ता है, तभी आपको एक फल वो मीठा मिलेगा। जल्दीबाजी के चक्कर में रहेंगे तो फिर सब नुकसान हो सकता है। सो हाउ लॉन्ग एक वैल्यू फंड में अगर मुझे इन्वेस्टेड रहना है तो बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स लाने के लिए कितना टाइम होराइजन होना चाहिए? करीब करीब 5 से 7 साल तक तो आपको वैल्यू फंड होल्ड करना ही चाहिए। Okay. क्योंकि वो कंपनियों की वैल्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए मार्केट को समय लगता है, और इसके लिए आपको, अगर आप वो उतने लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करेंगे तो फिर आपको ये वो उतना फायदा नहीं भी दे सकती है। आपको एक थोड़ा रिटर्न मिल सकता है लेकिन वो बेंचमार्क को नहीं भी बीट कर सकता है। तो आपको एक उतना समय के लिए उस फंड में 5 से 7 साल के लिए उस फंड में टिकना और वो निवेश करते रहना जरूरी है। Okay, sure. Wonderful. So, आशीष, एक होते हैं ऐसे कुछ कैटेगरीज इन म्यूचुअल फंड्स जो मस्ट हैव होते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, एक होते हैं जो गुड टू हैव हैं, राइट? तो अगर हम इस मस्ट हैव म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की बात करें अक्रॉस इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड फंड्स फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तो आप हमें ऐसे फंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करिए। तो आई एम आस्किंग मोर फ्रॉम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और इक्विटी, डेट और हाइब्रिड तीनों कैटेगरीज में। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा नम्रता जी कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए, जैसा मैं आपको कुछ मिनट पहले समझाना चाह रहा था कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, आपके सारे ही एसेट क्लासेस जो हैं वो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर करने से अच्छा रहता है। राइट। अब ये क्यों रहता है? क्योंकि आपकी एक इक्विटी में आपकी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन आपके रिटर्न्स भी उसी समय बहुत ज्यादा होते हैं। सिमिलरली अगर आप डेट की बात करें तो डेट में क्या होता है कि आपका पोस्ट इन्फ्लेशन, पोस्ट टैक्सेशन रिटर्न्स जो हैं वो उतने ज्यादा नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वो एक वॉलेटिलिटी कम देता है जिसमें आपका उतार चढ़ाव कम होता है, एक 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 बैलेंस बना रहता है। सिमिलरली अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आपका जो है उसका एक नेगेटिव कोरिलेशन है कि कभी अगर इक्विटी ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाता है, और गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो इक्विटी नीचे जाता है। ऐसा एक हिस्टोरिकली प्रूवन है, गोल्ड का नेगेटिव कोरिलेशन है इन मार्केट्स के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो आपकी मदद करते हैं आपका एक पोर्टफोलियो का डाउन साइड, उसका डिक्लाइन रोकने में। तो आपके तीनों ही अगर आप एसेट क्लासेस देखें, इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर सिल्वर, अगर मैं उस केस में कहूँ आपसे, तो वो सारे ही एसेट क्लासेस में एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसमें समस्या ये आ जाती है कि निवेशक पूछता है कि मैं कहाँ जाऊं, मतलब मैं ऐसे इतने सारे फंड्स कहाँ से चूज करूं। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी सेबी ने निकाला था, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी है वहां पर, जिसमें आपके सारे ही फंड्स, सारे ही जो एसेट क्लासेस हैं वो आ जाते हैं। तो आपका उसमें इक्विटी भी आ जाता है, आपके लिए उसमें डेट भी आ जाता है, आपके लिए उसमें गोल्ड या सिल्वर का भी एक्सपोजर मिल जाता है आपको एक ही जगह। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप एक सिंगल फंड भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको वो सारे एसेट एलोकेशन जो है मिल जाएं। और HSBC का एक मल्टी एसेट एलोकेशन एक रिसेंटली हम लोगों ने न्यू फंड ऑफर एक लॉन्च किया है, जो कि अगले 15 दिनों तक के लिए भी खुला रहेगा, और निवेशक जो है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक आपको एक एनकम्पासिंग एक टोटल पोर्टफोलियो दे देगा जिससे आपको दूसरे फंड्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए आपको एक इक्विटी हाई रिटर्न हाई रिस्क, एक डेट लो लो रिस्क प्रोडक्ट, आपका एक गोल्ड एक लो रिस्क प्रोडक्ट, और बैलेंसिंग के लिए ये सारे एसेट क्लासेस मिक्स होकर के आपको उस मल्टी एसेट एलोकेशन में मिल सकते हैं। ओके, सो अगर हम इसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की ही बात करें तो वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट में क्या ये गुड इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं?
इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये वोलेटाइल स्टॉक मार्केट्स के लिए काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट माने जाएंगे, ओके क्योंकि इसमें आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो अगर वोलेटाइल है आज की डेट में, मार्केट्स जो है आपके काफी ज्यादा अभी ऑफ लेट हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में काफी वोलेटिलिटी बनी हुई है, Sure. तो आपका जो एक गोल्ड का एलोकेशन होता है, आपका जो एक डेट का फिक्स्ड इनकम का जो एक एलोकेशन होता है, वो आपका एलोकेशन आपको इसमें आपके वोलेटिलिटी को कम करने में मदद करेगा। आप अगर एक प्योर इक्विटी फंड की वोलेटिलिटी देखें तो वो आपकी काफी ज्यादा होती है, Yeah. और अगर आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की वोलेटिलिटी उससे कंपेयर करें तो आपको करीब करीब उससे 10, 11, 15% के आसपास कम मिलेगी वोलेटिलिटी। तो मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी जो है वो अब एक ऐसा नंबर है जो कि हर इन्वेस्टर देखना चाहता है Sure. कि मैं आज की डेट में मैंने एक फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया, और कल मैंने उसका रिटर्न देखा वो नीचे चला गया, परसों रिटर्न ज्यादा चला गया, फिर उसके अगले दिन नीचे चला गया, तो हम लोग इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं। तो आपका ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वोलेटिलिटी इन्हीं चीजों को आपका बैलेंस करने में मदद करता है। Sure. तो इस वजह से उसकी एक वोलेटाइल मार्केट में इनफैक्ट वैल्यू और बढ़ जाती है। आप इन फंड्स में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सारे एसेट क्लासेस में एक्सपोजर मिल जाता है यहाँ पर। Okay. तो अगर हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की बात करें तो डेफिनेटली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स लेट्स अज्यूम अच्छा ऑप्शन है। हाउ अबाउट फॉर एन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर? तो मान लीजिए मैं 5-10 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही हूँ म्यूचुअल फंड्स में, देन वुड इट बी स्टिल बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी? तो आप देखिए नम्रता जी, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आपकी एक खाने की थाली होती है, उसमें आप काफी सारे चीजें रखते हैं। Yeah. तो आपको एक सैलेड भी चाहिए होता है, आपको रोटी भी चाहिए होती है, आपको दाल भी चाहिए होती है, आपको सब्जी भी चाहिए होती है, और आपको एक डेजर्ट भी चाहिए होता है। लेकिन सबका एक थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी आपको खाने की जरूरत होती है। आप सारी चीजें अगर एक ही ले लेंगे तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो अगर कोई एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है तो अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से भी देखें, उसके व्यू से भी देखें, तो उसको भी ये लगेगा कि मैं सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ही करके लेता हूँ। भले ये हो सकता है कि अगर मैं हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ एक्सपीरियंस्ड होने के बाद, तो मैं थोड़ा सा इक्विटी ज्यादा लूं, तो मैं रोटियां भले ही 3 खा लेता हूँ, लेकिन Yeah. मेरे लिए दाल और सब्जी जो फिक्स्ड इनकम की तरीके से है वो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं हाई रिस्क में फिक्स्ड इनकम भी एक थोड़ा सा सैलेड भी मैं खा लेता हूँ, और अगर मैं थीमेटिक एक सेक्टोरल फंड की भी बात करूं वहां पर, तो मैं एक थोड़ा सा पोर्शन वो एक डेजर्ट का भी खा लेता हूँ। क्योंकि अगर आप ज्यादा कुछ भी लेने जाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। फिर इसीलिए हमको यहाँ यही देखना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही चीजें लेनी चाहिए। एक एसेट एलोकेशन जो है आपका, वो आपके लिए एक बना रहना चाहिए। भले ही आप इक्विटी में ज्यादा करें, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप एक फिक्स्ड इनकम की तरफ रुझान कर रहे हैं, आप एक थोड़ा सीनियर आप हैं, एज प्रोफेशनल हैं, तो आप उस केस में आपके जो फंड्स हैं वो आप थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की साइड रख सकते हैं। लेकिन यहीं पर ये आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में जो अभी आई है वो ये है कि ये सब चीजों के लिए आपके लिए एक एडवाइजर बहुत जरूरी है। तो इनफैक्ट जो एडवाइजर जो है वो ये सारा काम जो आपके लिए बहुत आसान कर सकते हैं। Sure. कि एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए भी वो एक पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं, आपके एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी वो एक पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। तो हमें ये भी थोड़ा सा एक ध्यान में रखना चाहिए कि खाने की क्वांटिटी मात्रा भी कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए, और एक हमारे पास में सलाहकार भी हमारा बना रहे एडवाइस करने के लिए। Okay. Okay. So okay, Ashish, let me ask you the next question. हमें generally ये belief है कि AUM एक बहुत important parameter होता है while selecting a fund for yourself. तो आपके opinion में क्या AUM important होता है जब हम index funds की बात करते हैं? And also, हमने देखा है कि काफी जो actively managed funds हैं, equity funds, उन्होंने अपने underlying benchmark को beat नहीं किया है. So even in that aspect, help us understand कि एक index fund जो होता है वो first time investor के portfolio के लिए कितना important है? नम्रता जी, इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पैसिव कैटेगरी होती है जिसमें इंडेक्स फंड्स आते हैं। Yeah. तो उसमें आपके एक इंडेक्स फंड्स होते हैं और आपके एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो इनको ईटीएफ्स कहा जाता है। Yeah. तो ईटीएफ्स जो हैं वो आप सिर्फ एक्सचेंज पे ही खरीद सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू, लेकिन आप इंडेक्स फंड्स जो हैं वो आप म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हमारे पास में आकर के हमसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं। Yeah.
तो अगर आप देखें तो ईटीएफ्स के केस में वो लिक्विडिटी या फिर उसका एक अगर एक एयूएम बड़ा नहीं होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा निवेशक नहीं जाते हैं और वहां पर आपको जो प्राइस जो आप खरीदने जाएंगे जब आप एक्सचेंज पे तो आपको एक वो उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है, आपको उतनी लिक्विडिटी नहीं मिल सकती है, आपको सामने उतने सेलर्स नहीं मिल सकते हैं या फिर आप जब बेचने जाएं तो आपको सामने उतने बायर्स नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड्स की बात करें तो इंडेक्स फंड्स जो है उनके सब्सक्रिप्शन के लिए या उनके रिडेम्पशन के लिए आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास में आना पड़ता है। तो वहां पर कैसा है कि एक निवेशक के लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वो एक एप्लीकेशन देते हैं सब्सक्रिप्शन या रिडेम्पशन के लिए और आसानी से उनका वो काम हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि एयूएम पर से इंडेक्स फंड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंडेक्स फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमारे रेगुलेटर सेबी के साइड से 1% पे फिक्स किया हुआ है, मैक्सिमम 1% आप जा सकते हैं, जो कि आपके दूसरे फंड्स में वो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो आप वहां पर अगर देखें तो उनका इंडेक्स फंड्स का जो है वो कैपिंग एक है और वो आपके म्यूचुअल फंड जो आपका स्कीम है उसके साइज से लिंक नहीं किया हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि आपका एक्सपेंस रेशियो भी इंडेक्स फंड्स में और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में कम रहता है। लेकिन एयूएम की अगर हम सिर्फ बात करें तो एयूएम जो है वो आपको आपके लिए इंडेक्स फंड्स में उतना जरूरी नहीं है जितना कि आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, सो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए एक ब्लेंड की मैं अगर बात करूं तो आपके एक पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड्स हो भी सकता है, आपके एक पोर्टफोलियो में आप एक एक्टिवली मैनेज फंड्स भी ले सकते हैं। अब इंडेक्स फंड्स में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जैसा एडवांटेज मैंने आपको एक बताया जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो का थोड़ा सा कैपिंग होती है। आपका एक एडवांटेज एक ये होता है कि वो इजी रहते हैं, आपको एक इंडेक्स मार्केट में दिखता है, आपको समझ में आ जाता है कि निफ्टी 50 है या निफ्टी 500 है या निफ्टी स्मॉल कैप है, तो वो इंडेक्स आप जाकर के खरीद लेते हैं और वो इंडेक्स जो है आपको वही फंड जो भी फंड होता है वो इस इंडेक्स को डायरेक्टली रेप्लिकेट करता है। लेकिन अगर आप यही एक एक्टिव मैनेज्ड फंड्स की बात करें तो एक्टिवली मैनेज फंड्स में आपका क्या होता है कि आपके जो भी इक्विटी फंड्स हैं उसमें एक फंड मैनेजर का एक अपना एक डिस्क्रिशन होता है, अपनी एक चॉइस होती है। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं कि इंडेक्स में भले ही एक स्टॉक जो है वो मान लीजिए 15% है या 5% है, लेकिन फंड मैनेजर अपने पर्सपेक्टिव से वो स्टॉक को 5% के ऊपर भी ले सकता है या फिर 5% के नीचे भी ले सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक चॉइस रहती है एक एक्टिव फंड मैनेजर के पास में, वो एक्टिव इक्विटी फंड्स में एक स्टॉक को चूज करने के लिए। तो इंडेक्स फंड्स जो हैं वो आप अगर कोई भी निवेशक अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें इंडेक्स फंड्स का भी एक थोड़ा सा पोर्शन रख सकते हैं और एक्टिवली मैनेज फंड्स का भी पोर्शन रखना चाहिए। आपने जैसे पहले एक बात कही कि एक्टिवली मैनेज फंड्स ने बेंचमार्क बीट नहीं किए हैं लेकिन इंडेक्स फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस मामले में नम्रता जी देखिए मार्केट साइकिल है ये तो एक उतार चढ़ाव तो जिंदगी का पार्ट होता है, वैसे ही एक ये भी एक उतार चढ़ाव है। आज अगर आप देखें तो एक्टिव जो आपके फंड्स हैं वो आपके परफॉर्म करेंगे, कल अगर आप देखेंगे तो नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि इन्वेस्टर को जो है एक अगर वो एक ब्लेंड बना के चलेगा, एक मिक्स लेके चलेगा तो उसके लिए वो काफी अच्छा रहेगा बजाय सिर्फ इंडेक्स फंड्स के पोर्शन के। तो उसको एक चॉइस डिस्क्रिशन भी मिल जाएगा एक्टिव फंड्स में और एक रेप्लिकेशन इंडेक्स फंड्स का लो एक्सपेंस रेशियो के साथ में इंडेक्स फंड में भी मिल जाएगा। ओके, फेयर इनफ। सो आशीष, एक जो सेगमेंट है मार्केट का विच इज आई थिंक क्वाइट निग्लेक्टेड बाय द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, that truly is the PSU sector, and I think काफी टाइम से it has not been given its due credit. अगर हम PSU BSE index की बात करें, it has delivered 45% returns in the last 3 years. तो आपके ओपिनियन में क्या लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि इक्विटी फंड्स को जो है PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए इन अ बिग वे? परफॉर्मेंस तो दिखी है, इंडेक्स की तो परफॉर्मेंस दिखी है, तो व्हाट डू यू थिंक? सो नम्रता जी इसमें कैसा है कि मैं आपको ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक बहुत ही अच्छी बात कही, मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस। तो ये चीजें पीएसयू कंपनीज में जैसे आप देखें तो पहले हमें लगता था कि बहुत ही इनएफिशिएंट कंपनीज चल रही हैं या फिर उनमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा है,
जैसे चीजें चलती आ रही थी वैसे ही चलेंगी। लेकिन क्या हुआ कि एक मिनिमम गवर्नेंस के तहत, एक मिनिमम इंटरफेरेंस के तहत पीएसयू कंपनीज में वो काफी बदलाव आए, काफी चेंजेस देखने को मिले हमें। और ये चेंजेस हमें बैंक्स और नॉन बैंकिंग कंपनीज दोनों में ही देखने को मिले। तो इसमें इस सेंस में क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड एंटरप्राइजेस को मार्केट ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट जो है उतना मिनिमम गवर्नेंस कर रहा है, ज्यादा इंडिपेंडेंस दी गई है, ज्यादा पावर्स दी गई हैं काम करने के लिए। तो उस सेंस में वो जो कंपनीज थी उनकी वैल्यू मार्केट ने भी रिकॉग्नाइज करनी शुरू करी। और हमने ये देखा कि इसीलिए आपने जैसा मुझे बताया कि हमने देखा भी कि मार्केट में करीब 45 से 50% के आसपास उन्होंने रिटर्न्स दिए, तो वो काफी अच्छे रिटर्न्स हुए। तो यहाँ पर क्या है कि आपका इंटरफेरेंस जो हो रहा था, वो इंटरवेंशन जो हो रहा था, वो बंद हो गया। और गवर्नमेंट स्टेबल होने की वजह से एक पॉलिसी स्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो आप अगर देखें कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेबल, लास्ट 2 टर्म से एक स्टेबल गवर्नमेंट रही है, तो एक पॉलिसी स्टेबिलिटी आ जाती है। बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं, अगर कोई चेंजेस हो भी रहे हैं तो वो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। और यहीं पर ही अगर मैं आपका ध्यान एक तरफ ये आकर्षित करना चाहूँ कि सरकार ने हमारी एक जो खर्चा किया, जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट आपके क्वेश्चन में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए उन्होंने काफी खर्चा किया। तो उसमें रोड्स बनाने में, रेलवेज के लिए और पावर प्लांट्स के लिए, इनफैक्ट पीएम गति शक्ति एक है जिसमें लॉजिस्टिक्स के लिए उन्होंने काफी इंटीग्रेशन का एक काम किया। तो वहां पर जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को काफी फायदा हुआ, और इसीलिए हम ये रिटर्न्स जो है वो वहां पर हम देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही पॉलिसी स्टेबिलिटी, यही मिनिमम गवर्नेंस और यही नॉन इंटरवेंशन आगे भी दिखेगा हमें। सरकार जो है अगर स्टेबल बनी रहेगी, हमें पॉलिसी स्टेबिलिटी भी मिलेगी, तो हमें उस सेंस में हमें ये रिटर्न्स जो है आगे भी देखने को मिल सकते हैं। Sure. और ये बात मैं दोनों ही बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग दोनों ही कंपनीज के लिए मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिले, जैसे कि हमें देखने को मिले, बिकॉज हमारे पास में ये सारे फैक्टर्स हैं। Okay. Sure. Wonderful. So you do think कि अब equity funds में हम PSU stocks देखेंगे in times to come? Do you think that's going to happen? अब नम्रता जी देखिए, अब ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हो जाएगा कि हमारे फंड्स में हम वो पीएसयू स्टॉक्स लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर उनके एक्सपोजर बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिसी स्टेबिलिटी अगर रहेगी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी रहेगी, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस रहेगा, तो फिर वो एक तरीके से मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स अच्छा करेंगे। लेकिन अब उनको हमारे पोर्टफोलियो में एक्सपोजर बढ़ाया जाएगा या नहीं कहा जाएगा, वो थोड़ा सा मेरे लिए जवाब देना मुश्किल है इस समय। नो प्रॉब्लम, श्योर। ओके, सो आशीष, आपने ना थोड़ा एसआईपीज के बारे में हमें बताया था, एंड स्पेशली हमने बात करी थी कि स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी के जरिए से देखें तो आपका रिस्क कम होता है। यू ऑल्सो सेड कि एसआईपीज में इनफ्लोज काफी बड़े हैं, राइट? लेकिन हम सबको पता है कि एसआईपी आइडियली इज अ लॉन्ग टर्म गेम फॉर श्योर, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने काफी पैसा पुल आउट भी किया था टू द ट्यून ऑफ 11,140 odd crores from SIPs in December 2023, and that was of course क्योंकि हमने देखा था कि मार्केट्स एकदम से ऊपर चली गई, and शायद इन्वेस्टर्स ने काफी प्रॉफिट्स बनाए, and they booked their profits at that point. So help us understand कि क्या ये सही अप्रोच है? मतलब अगर मान लीजिए हमें अच्छे रिटर्न्स एकदम से मिल गए इक्विटी फंड्स में, क्या हमें अपनी एसआईपीज को रोक देना चाहिए या पैसा निकाल लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, 2 रूल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1, ऑलवेज कंटिन्यू योर एसआईपी, हमेशा अपनी एसआईपी चलाते रहें। और रूल नंबर 2, कभी भी पहला रूल ना भूलें। तो अभी इसमें अगर आप देखें कि ये जो रूल्स हैं ये बहुत ही बेसिक चीज है ये, कि अगर आपको दिख रहा है कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले भी हैं तो भी मैं अपनी एसआईपी बंद नहीं करूं। क्योंकि मैं अगर एक एसआईपी बंद करता हूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर मैं वो मार्केट टाइमिंग करने लगूंगा। मैं ये सोचने लगूंगा कि मैं आज इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मैं 10 दिन बाद इन्वेस्ट करता हूं, जिससे कि मुझे कम भाव में वही चीजें मिल जाएंगी। तो फिर वो मार्केट टाइमिंग जो है वो मुझे नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये चीजें जो हैं वो हर एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। अब
अब अगर मैं अब आपने जैसे बताया कि रिडेम्पशंस वगैरह जो हुए हुए हैं यहाँ पर काफी, वो रिडेम्पशंस अगर आप देखें तो हर एक निवेशक के अपने अपने कुछ एक एसेट एलोकेशंस होते हैं, अपने गोल्स होते हैं। तो मेरा पर्सनली भी ये मानना है कि आपके अगर जो एसेट एलोकेशन है आपका, आपके जो गोल्स हैं, अगर आपके वो गोल्स आपने एक पर्टिकुलर आपके जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए, या फिर आपके आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों की शादी के लिए, या आपके आप अगर कोई घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए, या फिर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपने अगर कुछ उनके लिए कोई पैसे जमा करने के लिए आपने कोई एसआईपी स्टार्ट करी है, तो आप अपने एसेट एलोकेशन और गोल्स को देखते हुए ही पैसा मार्केट से निकालें। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे निकाल लें वहां से। आप अगर देखें तो अगर मैं ऐसा आज से 4 साल या 5 साल पहले कह रहा होता, तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी कभी 6,000 भी था, कभी 10,000 भी था, कभी 15,000, कभी 18,000 और आज 22,000 भी है। तो अगर मैं यही सोचता कि 15,000 हो गया है, वो टॉप बन चुका है, मुझे यहाँ से पैसे निकाल लेने चाहिए, तो मैं कभी 22,000 तक पहुंच ही नहीं पाता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा एसेट एलोकेशन मीट हो चुका है, मुझे एसेट एलोकेशन के रीबैलेंसिंग कुछ करनी है कि इक्विटी थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं उसमें से थोड़ा पैसा निकाल करके फिक्स्ड इनकम में डालता हूँ, या फिर मेरे कोई गोल्स मीट हो चुके हैं, तो ही एक निवेशक को वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए। एक बार में झटके में सिर्फ ये सोचना कि मार्केट्स जो है बहुत हाई चले गए हैं, टॉप बना लिया है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे भी पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पैसा निकाल लूं, ये थोड़ी सी समझदारी नहीं होगी। समझदारी की बात ये होगी कि आपका गोल अगर मीट हुआ है, आपके एसेट एलोकेशन मीट हुए हैं, तो ही आप ये रीबैलेंसिंग वगैरह करें और तभी आप रिडेम्पशन करें। ऑलराइट, सो जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट फॉल को टाइम नहीं कर सकते, मार्केट पीक को भी टाइम नहीं कर सकते, बिकॉज हाउ डू यू नो दैट? बिल्कुल जी, बिल्कुल नम्रता। All right. Okay, जी हाँ। Ashish, just one or two last questions. पहले हमें ये बताइए कि what are some of the learnings that you have had in your personal investment journey, right? I'm sure हम सबकी investment journeys में हम बहुत सारी सीख भी हमारे बहुत सारी mistakes करते हैं, बहुत सारी सीख लेते हैं. So, I'm sure our investors, our viewers would like to learn from your mistakes. तो आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्या सीखा है जो आप हमारे viewers को pass on करना चाहेंगे in your investment journey? इसमें नम्रता जी एक जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि मेरा एक मिस्टेक था, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि था कि एडवाइजर कभी नहीं रखना। तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो एक सलाहकार है आपका, जो कि आपको बताएगा कि आपको कैसे फंड्स में एलोकेट करना चाहिए, आपको समय समय पर गाइड करेगा और आपको आपके गोल्स की तरफ मीट करने में हेल्प करेगा। तो क्या होता है कि अगर आपके पास में आप देखें तो अगर हमें वजन कम करना होता है तो हम एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें अगर जिम ज्वाइन करना होता है तो हम एक ट्रेनर रखते हैं। तो क्या होता है कि आप ये देखिए कि सारे एक्सपर्ट्स हैं वहां पर, तो जो भी वहां पर अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनके पास में जाते हैं ये सब करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो एक मिस्टेक हुआ मेरे से पास्ट में वो ये हुआ था कि मैंने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एडवाइजर नहीं लिया था। तो वो एक छोटा सा मिस्टेक था जो कि अभी मैंने उसको सही कर लिया है। लेकिन एक नए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आप एक एडवाइजर रखें जो कि आपको गाइड कर पाए आपके निवेश करने में और आपकी जर्नी को कंप्लीट कर पाए। दूसरा एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेशेंस रखना चाहिए। तो आजकल आप देखें कि यंगस्टर्स बहुत हैं और उनका पेशेंस लेवल काफी कम होता जा रहा है। और जैसे मैं अपने घर पे भी ये काफी एग्जांपल देता हूँ बहुत बार कि मैंने मेरे घर पे पर्सनली भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो आप अगर देखें तो एक पेड़ पौधे में फूल आने के लिए और फल आने के लिए काफी समय लगता है और आपको उसको कंटिन्यूअसली खाद पानी वगैरह देना पड़ता है। तो क्या होता है कि वो आपको एक पेशेंस सिखाता है आपकी लाइफ में। तो वही पेशेंस जो है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन के अंदर मैं कहूँ कि आज मैंने आम का बीज बोया और आज मुझे पेड़ से एक नया फ्रेश आम खाने को मिल गया। तो वो तो एक पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, थोड़ा सब्र रखना जरूरी है।
बिना इसके जो है वो फिर आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो वो नुकसान हो सकता है। Sure. ये तो जैसे ये थोड़ा सा पेशेंस एंड एडवाइजर दोनों ही काफी जरूरी हो जाते हैं। इसी मामले में एक छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहूंगा मैं आपको। एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक इन्वेस्टर थे, रोनाल्ड रीड नाम से। वो इन्वेस्टर जो हैं वो एक सफाई कर्मचारी थे। ये बात आज से करीब 60-70 साल पहले की है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है एक ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वो रिटायर हुए तब उनके पास में करीब करीब 8 से 10 मिलियन डॉलर के आसपास थे, जो कि आज की डेट में करीब करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। तो और वो कि जो कि एक सफाई कर्मचारी थे, तो जिनका सैलरी भी कम होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पेशेंस दिखाया, उन्होंने इन्वेस्टिंग करी, उनके जर्नी में उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाए रखा, जिससे उनको ये फायदा मिला। तो हमारी जर्नी में भी हमें एक इन्वेस्टमेंट और एक रेगुलर डिसिप्लिन बना करके ही करना चाहिए, और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, जिसका फल जरूर मिलेगा और 100% मीठा रहेगा। All right. Okay, so just the last question, Ashish. हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बुक recommendations, anything that you think जो पढ़ने से हमारे व्यूअर्स और कुछ सीख पाएंगे about investing? मैं कोई बहुत ही हाई फाई बुक्स नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि निवेशक जो हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2-3 बुक्स हैं। पहली तो बुक मैं रिकमेंड करूंगा, लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स। ये एक हमारी एक जर्नलिस्ट हैं, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मोनिका हलान जी, उनकी एक बुक है, काफी अच्छी बुक है वो। उसमें आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट तक क्या हो रहा है, और उससे इन्वेस्टर्स, निवेशक जो हैं वो काफी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये मॉर्गन हाउसल करके एक राइटर हैं, ये फॉरेन राइटर हैं। इन्होंने बताया है कि कैसे आप पेशेंस रख के कंपाउंडिंग कर सकते हैं, कैसे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, या उनकी जो खुद की मिस्टेक्स थी उन्होंने अपनी बुक के जरिए बताई हैं कि वो जो निवेशक हैं वो उन मिस्टेक से कैसे सीख सकते हैं और उनको कैसे नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि हर एक जो भी निवेशक है वो जनरली न्यूज़पेपर पढ़ें, जनरली जो है कमेंट्री पढ़ते रहें मार्केट्स की जो आती हैं। तो आप अगर हर रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, अगर आप एक हर रोज आधा घंटा भी डेडिकेट करेंगे, जो कि मैं आज की डेट में भी एटलीस्ट मैं एक डिसिप्लिन रखता हूँ कि मैं एक आधा घंटा अपनी पर्सनली भी डेडिकेट करूँ सिर्फ पढ़ने के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की बहुत बिजी लाइफ है, हम लोग को सबको बहुत काम रहता है, एंड देन फिर आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं एक आधे घंटे का ही टाइम फ्रेम आपसे मांग रहा हूँ कि आप कोई भी जो निवेशक बनना चाहे वो आधे घंटे के लिए ही भले ही, लेकिन डिसिप्लिन तरीके से आधे घंटे के लिए ही पढ़े। और वो रेगुलर कमेंट्री भी हो सकता है, रेगुलर फाइनेंशियल न्यूज भी हो सकती है। और ऑफ कोर्स ये जो 2 बुक्स मैंने आपको बताई, आपकी जर्नी में आपको स्टार्ट करने में काफी मदद करेगी। Sure. Wonderful. Thank you so much, Ashish, for all your time. I think it was a wonderful, wonderful conversation. And I'm quite sure कि हमारे viewers को ये episode बहुत अच्छा लगेगा. So thank you so much for your time once again, Ashish. Thank you. Thank you very much. Sure. Thank you. Wow, what a wonderful and knowledgeable session that was with Mr. Ashish. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने points discuss की वो मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने Mr. Ashish से यही पूछा कि हमने जो recent बड़ी success देखी है small cap और mid cap space में, उसका reason क्या है। तो Mr. Ashish says कि सबसे पहले अगर हम SIPs की बात करें तो वो एक boring तरीका माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है automatically आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है और आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद ली जाती हैं, और ये तरीका काफी इफेक्टिव माना जाता है। तो अब अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू SIPs, जिसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी काफी सपोर्ट आ रहा है। सो ही ऑल्सो सेज कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे कंपनीज जो है काफी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस कर रही हैं, जिसकी वजह से दिस स्पेस हैज गिवन गुड रिटर्न्स। फिर हमने मिस्टर आशीष से थोड़ा HSBC स्मॉल कैप फंड की स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया, एंड मिस्टर आशीष है कि जनरली स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है
दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रूमर्स, जो वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो ही सेज कि वो अपने फंड के लिए जो स्मॉल कैप कंपनीज को एनालाइज करते हैं, दे एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट, और फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ही ऑल्सो सेज कि हर कंपनी के ऊपर काफी थरो रिसर्च करी जाती है और कंपनी की मैनेजमेंट से भी मिला जाता है बिफोर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी स्टॉक्स। फिर हमने मिस्टर आशीष से लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में बात करी और क्या ये फंड्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होते हैं। तो मिस्टर आशीष सेज कि यस, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। ही सेज कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो स्टेबल मैच्योर कंपनीज होती हैं जो रिलायबिलिटी को पोर्ट्रे करती हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो को एक पुश भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाई ग्रोथ, और वो आती है मिड कैप कंपनी से। बट अगेन ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, इनमें भी आपका होल्डिंग पीरियड कम से कम 3 से 5 साल का रहना चाहिए फॉर यू टू गेट गुड रिटर्न्स। फिर हमने मिस्टर आशीष से पूछा कि जो वैल्यू फंड्स होते हैं क्या वो एक आधे गुड आइडिया जब मार्केट्स अच्छा कर रही हैं। तो मिस्टर आशीष सेज कि जो वैल्यू कंपनीज होती हैं वो हमेशा लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल रहती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्होंने ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो ऐसी कंपनीज को होल्ड करके रखते हैं जब तक मार्केट उनकी ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई ना कर ले। अगेन ये स्ट्रैटेजी भी बोरिंग स्ट्रैटेजी मानी जाती है और इसमें भी आपको कम से कम 5 से 7 साल तक का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए टू जनरेट मार्केट बीटिंग रिटर्न्स फ्रॉम दिस कैटेगरी। फिर हमने मिस्टर आशीष के साथ थोड़े मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर आशीष सेज कि ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं ये वॉलेटाइल मार्केट्स में काफी अच्छे फंड्स माने जाते हैं, क्योंकि जो गोल्ड कॉम्पोनेंट होता है इनमें और जो फिक्स्ड इनकम कॉम्पोनेंट होता है द डेट कॉम्पोनेंट, वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स। फिर हमने मिस्टर आशीष से पूछा कि क्या अब टाइम आ गया है कि इक्विटी फंड्स जो हैं PSU स्टॉक्स में बड़े तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तो मिस्टर आशीष सेज कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की वजह से जो है इन कंपनीज के क्वालिटी और परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट स्टेबल है और पॉलिसी स्टेबिलिटी की वजह से भी PSU कंपनीज काफी अच्छा कर रही हैं, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा तो PSU कंपनीज को पुश मिलेगा। फिर हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करी फ्रॉम योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड मिस्टर आशीष सेज कि 2 रूल्स फॉलो करने चाहिए। रूल 1 कि हम हमेशा जो है अपनी SIPs को कंटिन्यू करना चाहिए, एंड रूल नंबर 2 कि रूल नंबर 1 को कभी नहीं भूलना चाहिए। ही सेज कि हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स और एसेट एलोकेशन को देखना चाहिए बिफोर यू एग्जिट फ्रॉम योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा है और आपका एसेट एलोकेशन सही है तभी आपको एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना चाहिए। फिर हमने मिस्टर आशीष से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द इक्विटी स्पेस, एंड ही सेज कि सबसे पहली लर्निंग जो उनकी रही है वो ये है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर होना चाहिए जो आपको एक सही दिशा में गाइड करे इन टर्म्स ऑफ योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। सेकेंडली ही सेज कि पेशेंस होनी चाहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि सिर्फ लॉन्ग रन में ही पैसा बनता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तभी आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप you guys enjoyed watching this show. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you guys next week. Thank you so much for watching. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.